चीन की आज़ादी, पाकिस्तान और भारत से मुआजना और माओ ज़ेतुंग की क़ियादत। चीन एक ऐसी सरजमीन जिसे सदियों से सुनहरी डरेगन कहा जाता है। एक ऐसी तहजीब जो हज़ारों साल पुरानी है, जिसने दुनिया को कागज़, बारूद, तबनमा और रेशम दिया। लेकिन 20वीं सदी के आगाज़ में यही चीन कमज़ोर, टूट फूट का शिकार और गैर मुल्की ताकतों के रहम व करम पर था। बैरूनी ताकतें चीन के वसाइल लौट रही थीं और अंदरूनी तौर पर बादशाहत अपनी सांसें पूरी कर रही थी। अब ज़रा सोचिए, चीन पाकिस्तान से 2 साल पहले आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, जबकि चीन 1 अक्टूबर 1939 को माओ ज़ेतुंग की क़ियादत में अवामी जमहूरिया चीन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर दुनिया के नक्शे पर अभरा। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक तल्ख हकीकत सामने आती है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइशत बन चुका है। चीन का नाम पूरे एशिया में सबसे ऊपर लिया जाता है। पाकिस्तान और भारत दोनों चीन के पीछे हैं, चाहे मैशत हो, टेक्नोलॉजी हो या दुनिया में सियासी असर और सुख। ये फर्क क्यों है? आखिर चीन ने ऐसा किया क्या जो हम न कर सके? यही कहानी है जिसे समझना और सुनाना जरूरी है। चीन की गुलामी और बेदारी। 19वीं सदी में चीन को अफीम की जंगों ने बुरी तरह तोड़ दिया। बरतानिया ने अफीम के नीशे के जरिए चीन की नस्लों को कमजोर किया और फिर माहिदों के जरिए उसके बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। इधर जापान ने भी मौका का फायदा उठाया और चीन पर यलगार कर दी। ये वो वक्त था जब चीनी अवाम के दिलों में बगावत की आग भड़क उठी। ताइपिंग बगावत और बक्सर बगावत दरअसल अवाम के गुस्से का इजहार थीं, लेकिन ये बगावतें मुकम्मल कामयाब ना हो सकें क्योंकि क़ियादत बिखरी हुई थी। सुन यात-सीन बापिकोम। चीन की आज़ादी की पहली मुनज़्ज़म कोशिश सुन यात-सीन ने की। उन्होंने बादशाहत के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया और 1911 के शंघाई इनकलाब के नतीजे में सदियों पुरानी बादशाहत का खात्मा हुआ। उन्होंने जमहूरिया चीन की बुनियाद रखी। सुन यात-सीन ने कौम परस्ती, जमहूरियत और माशी बहबूद के उसूल दिए। लेकिन उनके बाद चीन एक बार फिर वारलॉर्ड्स यानी ताकतवर जर्नीलों में तकसीम हो गया। मुल्क टूट फूट का शिकार था और बैरूनी ताकतें फिर भी असरअंदाज हो रही थीं। चीन की असल आज़ादी, माओ ज़ेतुंग की क़ियादत। अब आते हैं उस शख्सियत पर जिसने चीन को हकीकी आज़ादी दी। ये शख्सियत माओ ज़ेतुंग थे। माओ ज़ेतुंग की ज़िंदगी। माओ ज़ेतुंग 1870 में पैदा हुए। वो एक किसान घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनकी सोच आम किसान जैसी न थी। वो पढ़ने, सीखने और अपनी ज़मीन की गुलामी ख़त्म करने के ख्वाब देखने वाले नौजवान थे। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और रफ्ता एक अजीम रहनुमा के तौर पर भरे। जदोजहद की कहानी। माओ ज़ेतुंग ने कौम परस्त पार्टी KMT के साथ कभी इत्तेहाद किया और कभी टिकर ली। जापानी हमले के दौरान उन्होंने चीनी अवाम को मुनज़्ज़म किया, लेकिन असल इम्तिहान उस वक्त आया जब दूसरी जंग अजीम के बाद चीन में खाना जंगी शुरू हुई। ये खाना जंगी कौम परस्तों चियांग काई शेक की क़ियादत में और कम्युनिस्टों माओ ज़ेतुंग की क़ियादत में के दरमियान थी। कई सालों की इस जदोजहद में अवाम ने माओ का साथ दिया क्योंकि वो गरीबों और किसानों की बात करते थे, जबकि कौम परस्त इशराफिया और जागीरदारों के साथ जड़े हुए थे। आखिरकार 1939 में माओ ज़ेतुंग कामयाब हुए और 1 अक्टूबर को बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पर खड़े होकर ऐलान किया, अवामी जमहूरिया चीन कायम हो गया है। ये ऐलान सिर्फ एक मुल्क की आज़ादी का ऐलान नहीं था, बल्कि ये पूरे एशिया के लिए एक नया पैगाम था कि अब ताकत मगरिब के हाथ में अकेली नहीं रही। चीन, पाकिस्तान और भारत का मुआजना। अब यहाँ एक दिलचस्प और सबक आमूज हकीकत है। भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए। चीन 1939 में आज़ाद हुआ। लेकिन आज तीनों ममालिक की सूरत हाल देखिए। चीन दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत है। भारत बड़ी मईशत ज़रूर है, लेकिन गुर्बत और बेरोज़गारी उसके पीछे हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से अभी तक सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी मसाइल में फंसा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर चीन ने ऐसा किया जो बाकी नहीं कर सके। चीन ने सबसे पहले अपनी क़ियादत पर भरोसा किया। माओ ज़ेतुंग ने अवाम को ये यकीन दिलाया कि अगर वो मुत्तहद हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। उन्होंने ज़राई इस्लाहात की, जागीरदारी ख़त्म की, ज़मीन किसानों में तकसीम की और सबसे बढ़कर तालीम और मेहनत को तरजीह दी। एशिया में चीन का बड़ा नाम। आज चीन न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में एक ताकतवर मुल्क है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी और खलाई मिशन तक चीन हर मैदान में आगे बढ़ रहा है। वही चीन जो 1939 में भूख और गुर्बत में डूबा हुआ था, आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। डिंग शाओपिंग का दूर और चीन की नई बुनियादें। माओ के बाद का चीन। माओ ज़ेतुंग ने चीन को मुत्तहद ज़रूर किया, लेकिन उनका दूर तनाज़ुआत और सख्तियों से भी भरा हुआ था। कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान लाखों लोग मुतासिर हुए। तालीम और मईशत को नुकसान पहुंचा और कौम परस्ती ने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया।
ये वो वक्त था जब चीन को एक नए रास्ते की जरूरत थी, एक ऐसे रहनुमा की जरूरत थी जो अवाम को सिर्फ नारे न दे बल्कि अमली तरक्की का रास्ता दिखाए। डेंग शाओपिंग की आमद। ये रहनुमा था डेंग शाओपिंग। डेंग शाओपिंग एक आम घराने में पैदा हुए थे और नौजवानी में ही फ्रांस और रूस जाकर तालीम हासिल की। वहां उन्होंने इंजीनियरिंग और सनाती तरक्की का मुतालिया किया। इसी वजह से उनकी सोच ज्यादा हकीकत पसंदाना, प्रैग्मैटिक थी। वो समझते थे कि मुल्क को सिर्फ नारों से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से तरक्की दी जा सकती है। इनकी मशहूर बात थी, बिल्ली काली हो या सफ़ेद, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, असल बात यह है कि वो चूहे पकड़ती है या नहीं। यानी नजरियात से ज्यादा नतीजा अहम है। इस्लाहात और खलापन, रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप। डेंग शाओपिंग ने माओ की कौम प्रस्ताना पॉलिसियों के बरअक्स हकीकत पसंदी पर जोर दिया। उन्होंने रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप, रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप के नाम से एक तारीखी प्रोग्राम शुरू किया, जिसकी बुनियाद ये थी: 1. चीन को दुनिया की माइशत से जोड़ना। 2. किसानों को अपनी मेहनत के मुताबिक ज्यादा मुनाफे देना। 3. प्राइवेट कारोबार और इन्वेस्टमेंट की इजाजत देना। 4. गैर मुल्की सरमायाकारों को चीन आने की दावत देना। 5. तालीम, सनात और टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की करना। ये इस्लाहात 1978 से शुरू हुए और रिफ्ता रिफ्ता चीन की बुनियादें बदल गईं। कौम प्रस्ती से हकीकत पसंदी की तरफ। माओ का दौर कौम प्रस्ती का दौर था, लेकिन डेंग शाओपिंग ने कहा कि सिर्फ नारे नहीं, असल जरूरत है कि लोग खुशहाल हों। उन्होंने कहा, गरीब होना सोशलिस्ट नहीं है बल्कि खुशहाल होना सोशलिस्ट है। ये सोच पूरे चीन के लिए इनकलाब साबित हुई। 30 साल का सबक। आज तकरीबन 30-40 साल हो गए हैं कि डेंग शाओपिंग ने चीन को हकीकत पसंदी की राह पर डाला। उसका नतीजा ये निकला कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन गया, जबकि अमेरिका के माशी मॉडल में कई कमजोरियां सामने आ रही हैं। यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सबक है। सिर्फ आज़ादी के नारे काफ़ी नहीं होते, सिर्फ सरमायादारी भी काफ़ी नहीं। अगर अमली तौर पर आवाम खुशहाल ना हो तो कोई भी नजरिया नाकाम है। डेंग शाओपिंग ने यह दिखाया कि असल ताकत हकीकत पसंदी में है, न कि खाली नारों में। माओ और डेंग, दो रास्ते। यहाँ एक दिलचस्प तकाबिल बनता है। माओ ज़ेडुंग ने चीन को आज़ादी दी, डेंग शाओपिंग ने चीन को तरक्की दी। अगर माओ ना होते तो चीन मुत्तहद ना होता, अगर डेंग ना होते तो चीन कभी तरक्की ना करता। डेंग शाओपिंग और रियल आर्ट की पॉलिसी। माओ ज़ेडुंग ने चीन को आज़ादी दिलवाई, लेकिन उनके दौर के आखिर तक चीन गरबत, कल्चरल रेवोल्यूशन की तबाही और बीन अक़वामी तन्हाई का शिकार था। ऐसे में एक शख्स सामने आया जिसने नारेबाजी नहीं बल्कि हकीकत को अपनाने का फैसला किया। ये शख्स था डेंग शाओपिंग, एक इंजीनियर, एक हकीकत पसंद और एक ऐसा रहनुमा जिसे आज चीन की माशी मौजज़े का किंग कहा जाता है। डेंग शाओपिंग की इब्तिदाई जिंदगी। डेंग शाओपिंग 1904 में चीन के सूबे सिचुआन में पैदा हुए। तालीम के शौकीन थे और नौजवानी में फ्रांस गए, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग और मशीनी फ़नून पढ़ा। यहीं उनके जहन पर कम्युनिज्म और जदीद दुनिया के असरात पड़े। वो वापस आए तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी शख्सियत बन गए। माओ के दौर में उतार चढ़ाव। डेंग शाओपिंग ने माओ ज़ेडुंग के साथ लंबा अरसा काम किया, लेकिन जब कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 शुरू हुई तो उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माओ के सख्त गैर नजरियात के मुखालिफ होने की वजह से डेंग को अहदे से हटा दिया गया और कई साल नजर बंद भी रहे, लेकिन वक्त ने पलटा खाया। 1976 में माओ की मौत के बाद पार्टी को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो चीन को बहरान से निकाल सके। सबकी निगाहें डेंग पर जा ठहरे। रियल आर्ट, अमली हकीकत पसंदी। डेंग शाओपिंग का सबसे मशहूर नजरिया था, चाहे बिल्ली सफेद हो या काली, अगर वो चूहे पकड़ती है तो अच्छी बिल्ली है। इस कॉल का मतलब था कि कोई नजरिया, चाहे कम्युनिज्म हो या सरमायादारी, उसकी असल अहमियत यह है कि वो अवाम की जिंदगी बेहतर बनाता है या नहीं। यही उनका रियल आर्ट था। हकीकत पसंद पॉलिसी। ज़रई इस्लाहात। सबसे पहले उन्होंने ज़रई पॉलिसी बदली। किसानों को अपनी जमीन पर ज्यादा आज़ादी दी गई। अब वो अपनी मेहनत का फल खुद देख सकते थे। इससे ज़राअत में ज़बरदस्त तरक्की हुई और देहात में गरबत कम होने लगी। माइशत का दरवाज़ा दुनिया पर खोल देना। 1978 में डेंग ने ऐलान किया कि चीन अब दुनिया के लिए खुल रहा है। उसके लिए उन्होंने खुसूसी इक्तिसादी जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जहां बैरूनी सरमायाकारी की इजाज़त दी गई। शेंज़ेन शहर उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो एक छोटे से गांव से दुनिया के जदीद तरीन शहरों में बदल गया। तालीम और इंजीनियरिंग पर जोर। डेंग खुद इंजीनियर थे, इसलिए वो जानते थे कि तरक्की सिर्फ तालीम और साइंस से आ सकती है। उन्होंने तालीमी इदारों को मजबूत किया, तलबा को अमेरिका और यूरोप भेजा ताकि वो जदीद उलूम सीख कर वापस आएं। यही वजह है कि आज चीन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में दुनिया की क़ियादत कर रहा है। अमेरिका के लिए सबक। अमेरिका इस वक्त खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझता था, लेकिन डेंग शाओपिंग ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसने अमेरिका को हैरान कर दिया।
कम्युनिस्ट नजरिए के साथ सरमायादारी का इम्तिजाज, यह अमेरिका के लिए नाकाबिल फहम था। आज जब हम देखते हैं तो अमेरिका कई लिहाज से चीन पर इन्हिसार करता है। अमेरिकी मार्केट में सबसे ज्यादा मसनूआत चीन से आती हैं। चीन ने अमेरिका का कर्ज खरीदा हुआ है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारत में चीन दुनिया को लीड कर रहा है। ये सब कुछ डेंग शाओपिंग के रियल आर्ट यानी हकीकत पर मबनी फैसलों का नतीजा है। कौम परस्ती को नरम करना। माओ के जमाने में कौम परस्ती और सख्त गैर नजरिया गालिब था, लेकिन डिंग ने कहा, हम नजरिए को छोड़ते नहीं, लेकिन उसे हकीकत के मुताबिक ढालते हैं। अवाम को रोजगार, खाना, तालीम और सहूलतें देना असल तरक्की है। इस तरह उन्होंने कौम परस्ती के सख्त तासर को नरम करके चीन को ज्यादा अमली और हकीकत पसंद कौम बनाया। 30 साल बाद का चीन डेंग शाओपिंग के इस्लाहात को आज तकरीबन 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। नतीजा, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। अमेरिका की इजारादारी को चैलेंज करने वाला वाहिद मुल्क है। दुनिया की फैक्ट्री, दुनिया की मार्केट और दुनिया की टेक्नोलॉजी हब बन चुका है। ये वही चीन है जो कभी गुर्बत और बदहाली में डूबा हुआ था। डेंग शाओपिंग ने एक नई सोच दी। नजरिया अहम नहीं, हकीकत अहम है। आवाम की खुशहाली सबसे बड़ी कामयाबी है। तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी ही तरक्की की बुनियाद हैं। यही रियल आर्ट है और यही वो सबक है जो आज दुनिया, खुसूसन अमेरिका भी समझने पर मजबूर है। अमेरिका की गिरती हुई सुपर पावर और चीन का उभरता सितारा। दुनिया हमेशा एक हकीकत को मानती आई है, कोई भी ताकत हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती। रोमन सल्तनत सदियों तक दुनिया पर छाई रही, लेकिन फिर ढेर हो गई। बरतानिया एक वक्त में कहता था कि सूरज कभी बरतानिया की सल्तनत में गुरूब नहीं होता, लेकिन आज बरतानिया खुद एक छोटा जजीरा है। आज वही कहानी अमेरिका के साथ दोहराई जा रही है। अमेरिका, वो मुल्क जिसे दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की सुपर पावर कहा गया, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन हकीकत यह है कि अब वो सुपर पावर खत्म होने वाली है। अमेरिका की सुपर पावर और उसका खात्मा। जब सर्द जंग खत्म हुई तो दुनिया में सिर्फ एक ताकत बची, अमेरिका। सोवियत यूनियन टूट गया, रूस कमजोर हो गया और अमेरिका ने कहा कि अब दुनिया हमारी है। अमेरिका के डॉलर को पूरी दुनिया की करेंसी बना दिया गया। अमेरिका की फौज दुनिया के हर कोने में पहुंच गई। अमेरिका की टेक्नोलॉजी सबसे आगे समझी जाने लगी। लेकिन तारीख हमेशा इंसाफ करती है। जो ताकत गुरूर करती है, जो ताकत दूसरों पर जुल्म करती है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। अमेरिका ने मशरकी वस्ती को तबाह किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक को जलाया, लीबिया को खत्म किया और दुनिया भर में खून बहाया। आज नतीजा यह है कि अमेरिका खुद अंदर से टूट रहा है। चीन की नई सुपर पावर बनकर आभार। अब सवाल यह है कि नई सुपर पावर कौन है? जवाब सीधा है, चीन। चीन ने वो काम कर दिखाया जो अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। अमेरिका एक चीज $100 में बनाता है, चीन वही चीज $2 या $2.5 में बनाकर दुनिया को दे देता है। अमेरिका की मईशत कर्जों में डूब रही है, जबकि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा जरबादला है। अमेरिका अपनी फौज पर खरबों डॉलर खर्च करता है, जबकि चीन तालीम, सनात और टेक्नोलॉजी पर सरमाया लगा रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया की नई सुपर पावर चीन है। अमेरिका, भारत और चीन की कहानी। अमेरिका जानता है कि वो चीन का मुकाबला खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसने हमेशा भारत को अपने बीस के तौर पर इस्तेमाल किया। भारत को असलियत दिया, भारत को आलमी सतह पर सपोर्ट किया ताकि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके। लेकिन भारत खुद मसाइल में फंसा हुआ है। गर्बत, बेरोजगारी, कृपण और अंदरूनी फसादात ने भारत को कमजोर कर दिया है। अमेरिका का प्लान यह था कि भारत को चीन के सामने खड़ा कर दे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत खुद खड़ा नहीं रह सकता। चीन की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि भारत और अमेरिका मिलकर भी उसे रोक नहीं सकते। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती एक मिसाल है। ये सिर्फ अल्फाज की दोस्ती नहीं, बल्कि खून और पसीने की दोस्ती है। चीन ने पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, चाहे 1965 की जंग हो या 1971 का बहरान या हालिया माशी मसाइल। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ने भी चीन को कभी मायूस नहीं किया। यही वजह है कि दुनिया आज कहती है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। दुनिया बदल रही है। अमेरिका की सुपर पावर डगमगा रही है और खत्म होने वाली है, और उसकी जगह चीन एक नई सुपर पावर बनकर उभर रहा है। भारत अमेरिका के साथ मिलकर जितनी भी कोशिश करे, चीन को रोक नहीं सकता, क्योंकि चीन के साथ पाकिस्तान की लोहे जैसी मजबूत दोस्ती खड़ी है। चीन का मुस्तकबल और नई आलमी दुनिया का नक्शा। दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है। कल तक ये कहा जाता था कि मुस्तकबल यूरोप और अमेरिका के हाथ में है, लेकिन आज ये हकीकत सबको साफ नजर आ रही है कि मुस्तकबल एशिया के हाथ में है, और एशिया में सबसे बड़ा नाम है चीन। ये वो मुल्क है जो पिछली सदी के आखिर तक एक गरीब और पसमानदा रियासत समझा जाता था, मगर आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है।
और आने वाले बरसों में पहली बड़ी मईशत बनने जा रहा है। चीन का वजन 2050। चीन ने कभी ये नहीं कहा कि वो कल सुपर पावर बनना चाहता है। चीन ने हमेशा कहा, हम सदियों का खेल खेलते हैं, सालों का नहीं। उसीलिए चीन ने अपना वजन बनाया है, चाइना 2050। 2030 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। 2040 तक चीन अपनी फौज को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बना देगा। 2050 तक चीन टेक्नोलॉजी, सनअत, तिजारत और सियासत में आलमी रहनुमा होगा। ये सब सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में बदलने वाला मंसूबा है, क्योंकि चीन ने अब तक अपने हर हदफ को पूरा कर दिखाया है। चीन की नई टेक्नोलॉजी। आज अगर आप टेक्नोलॉजी की फहरिस्त निकालें तो चीन सबसे आगे है। 5G और 6G। अमेरिका अभी 5G पर लड़ रहा है, चीन 6G पर काम शुरू कर चुका है। मसनूई ज़हानत, AI। दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनियां आज चीन में हैं। स्पेस मिशंस। चीन चांद पर इंसानी मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक कारें, ये वो मैदान हैं जिनमें चीन दुनिया की क़ियादत कर रहा है। ये सब मिलकर इस बात का सबूत है कि मुस्तकबल का सुपर पावर सिर्फ चीन है। सीपीक और पाकिस्तान का किरदार। चीन को अगर सुपर पावर बनना है तो उसकी सबसे अहम राह है सीपेक, CPC। ये मंसूबा चीन को ग्वादर के रास्ते मशरक़ी वस्ती और यूरोप तक ले जाएगा। पाकिस्तान इस मंसूबे में एक मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को नई सड़कें, बिजली और इंडस्ट्री मिल रही है। चीन को मुख्तसर तरीन रास्ता मिल रहा है। यही वो मंसूबा है जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मजीद गहरा कर देगा और दुनिया में ताकत का नया नक्शा खींचेगा। अमेरिका और भारत की रुकावटें। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जानते हैं कि अगर चीन सुपर पावर बन गया तो उनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका भारत को आगे कर रहा है ताकि चीन को रोका जा सके। अमेरिका मीडिया और प्रोपेगेंडा के जरिए चीन के खिलाफ खौफ फैला रहा है। मगरबी दुनिया चीन की टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां लगा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब आरिजी हैं। चीन एक ऐसे पहाड़ की तरह है जिसे हिला देना आसान नहीं। एशिया की सदी। माहरीन कहते हैं 19वीं सदी यूरोप की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी और 21वीं सदी एशिया की होगी। और जब एशिया की सदी होगी तो उसके बीच में सिर्फ एक ही नाम होगा, चीन। पाकिस्तान चीन का सबसे करीबी साथी बनकर इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, और अगर पाकिस्तान ने सही फैसले किए तो आने वाले वक्त में चीन के साथ पाकिस्तान भी एक बड़ी ताकत के तौर पर खड़ा होगा। दुनिया बदल रही है। अमेरिका की सुपर पावर खत्म हो रही है और चीन नई सुपर पावर बन रहा है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि हकीकत है जो हर दिन सबके सामने वाज़े हो रही है। अपना राय का इजहार कमेंट में दे दो। सुपर पावर चीन बन जाएगा या नहीं?